हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के सेशन में हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर कौन सा चल रहा था हमारा? इक्विलिब्रियम। तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बहुत आसान है। और चैप्टर के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। दो लेक्चर्स इसके अभी तक हो चुके हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। उन दोनों लेक्चर्स के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहले लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा व्हाट इज इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम है वास्तव में क्या चीज, कैसे आता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। इसके अलावा फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम में हमने देखा था दो टाइप के, यानी कि दो प्रोसेस के अंदर इक्विलिब्रियम आएगा। और आपका जो इक्विलिब्रियम है फिजिकल प्रोसेस के अंदर कैसे कैसे करके आएगा, और कुछ उसके एग्जाम्पल। इसके बाद हमने देखा इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेसेस के अंदर इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, कैसे आता है, क्या चीज आती है। इसकी सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है कि अगर केमिकल इक्विलिब्रियम आपको लेके आना है ना, यानी कि इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस में अगर आपको अटेन करवाना है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि प्रोसेस कैसा होना चाहिए आपका, रिवर्सिबल होना चाहिए। इसके बाद आगे की बात, ठीक है ना। फिर हमने क्या काम किया, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा। लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक के जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें ये है कि आपने क्या पढ़ा है, के सी और के पी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना आपने देखा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आपने, हाँ यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि एनसीईआरटी में, शायद आपने देखा हो या नहीं देखा हो, नहीं बोला हो तब बोल रहा हूँ। एनसीईआरटी के अंदर वहाँ पे ब्लैक कलर के पूरा बोल्ड लेटर्स में वहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज है और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। तो आपने ये देख लिया होगा कि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। आओ जरा मस्ती मजाक करते हुए पूरे जोश के साथ में स्टार्ट करते हैं आगे की चीज, ठीक है। आगे की चीजों को समझने के लिए पहले आपको पीछे वाला पूरी तरीके से याद होना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या काम करना है कि पीछे की चीजों को रिवाइज करके आइएगा। जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा, ताकि आपको आगे का चैप्टर इजी लगे, ठीक है। तो आओ बिना टाइम बर्बाद करे आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी, यानी कि केसी और केपी के बीच का हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना। बहुत आसान सा टॉपिक है और ये आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम पे आपने जो पढ़ा था वो चीज भी रिकॉल हो जाएगी कि आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग, और ये इक्विलिब्रियम पे आ गई। इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल का साइन लगाया हमने, ठीक है ना। क्या आपका सी प्लस डी। अब जरा देखना, अगर यहाँ पे इनके मोल्स लिख दे ए बी बी सी सी और डी डी, वो भी छोटे छोटे वाले, ठीक है। ये काम कर लिया। अब जरा सुनना, छोटी सी बात, नो बकवास के साथ। अगर मैं यहाँ पे के सी की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या आएगी सर, के सी की वैल्यू, के सी की वैल्यू आएगी क्या, आप सबसे पहले डब्बे लगाना शुरू करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर छोटा सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर छोटा डी, है ना। बड़ा डॉन छोटा डॉन, ठीक है, ऐसे करके हिसाब किताब है। कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना, ए, ठीक, की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ भी की पावर बी। कितना मजा आता है ना कि अक्षय कुमार कौन सी पिक्चर है वो, हाउसफुल, हाउसफुल 3 तो है, उसमें कहता है है ना, और जिससे उसकी शादी होती है वो करती "भे", ठीक है ना। बस, कितने हंस रहे हैं नालायक। देखो जरा, यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ए हो गया। अगर ये पूरी रिएक्शन गैसियस है, यानी कि ए बी सी डी सारे के सारे क्या है, गैस, ठीक है। वही गैस जो तुम छोड़ते हो नहीं, ये और गैस गैसेस है। तो यहाँ पे हम केपी की वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये केपी वो नहीं है जो तुम कोई कोई दोस्तों के नाम लिख रहे थे ना, जैसे यहाँ पे कोई भी केपी नाम लिख लो, कुणाल पंडित, यहाँ पे केसी कुत्ता कमीना, सॉरी, हाँ मतलब फीमेल के बारे में मत बोलो भाई। देखो जरा, प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, इनकी पावर सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी। सही है, आ गया सवाल। अब जरा देखो, इन दोनों के बीच की रिश्तेदारी निकालनी है अपने को, ठीक है। जैसे हम इनका ब्याह कराने जा रहे हैं ना, ठीक, तो यही काम करना है भाई, शुरू करते हैं।
तो सीधा सीधा हिसाब क्या है, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लगा लेनी है। तो क्या है आपकी इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आर सॉरी आर टी नहीं है आर टी, कभी आरती आरती बोलो, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, इस v को नीचे लेके जाएंगे तो v इज इक्वल टू एन अपॉन वी इंटू आर इंटू टी। जरा देखिएगा कि p की जगह पे मैं क्या चिपका सकता हूं जरा, n अपॉन वी। अरे भाई, v अगर मैं क्या काम करूं लीटर में ले लूं, मेरे पास में चीज आ गई क्या, मोलरिटी, यानी कि एक्टिव मास आ गया भाई, मोलरिटी एक्टिव मास आ गया भाई, चिपकाओ जरा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी। एक चीज याद रखिएगा, आगे के लिए भी आपके लिए काम करेगी, कि अगर आर और टी कांस्टेंट हैं तो पी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। सही है। यहां से एक चीज निकाल सकते हो, अगर मोल्स और आर और ये टी कौन सारे कांस्टेंट हैं तो P और V के बीच का रिलेशन ऐसे आएगा। सही है। चले आगे बढ़े। अब जरा देखो, तो यानी कि जहां जहां P आ रहा है वहां वहां हम चिपका सकते हैं कंसंट्रेशन इंटू आर इंटू टी, यानी कि कंसंट्रेशन आर टी। ठीक है। चलो जरा सॉल्व करते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो चिपकाओ भाई, P एरा, तो के पी इज इक्वल टू, ठीक है, क्या रखोगे भाई P की जगह पे, कंसंट्रेशन। अगर ये C है तो C की कंसंट्रेशन, यानी कि कैसे लिखते हैं C, ठीक है, और फिर उसके बाद में R इंटू टी, इसकी होल पावर कितनी आएगी, छोटा सी। ये C वो वाला C नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये C क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब आ जाओ नेक्स्ट, D आ रहा है, D, तो D की कंसंट्रेशन D R इंटू टी की पावर कितना लिख दो, D अपॉन, अपॉन में क्या चिपकाओगे भाई, सेम चीज चिपकाओ जल्दी जल्दी, तो ए आर टी बी आर टी, है ना, कैसे कंपनियों के नाम से लग रहे हैं, सी आर टी डी आर टी की पावर ए और इसकी पावर बी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई समस्या होगी तो बता दीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, के पी इज इक्वल टू, शुरू करें। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो c की पावर छोटा सी, d की पावर छोटा d अपॉन a की पावर छोटा a और b की पावर छोटा b। ये आ गया। इधर साइड में क्या बचेगा, आर टी की पावर c, आर टी की पावर d अपॉन आर टी की पावर a, आर टी की पावर क्या करा b। हमने बस यहाँ पे क्या काम किया, आर टी निकाल लिया, जैसा आप बचपन में करते आ रहे हो, 10 की पावर 2 और यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 10 की पावर एक तरफ लिखते, तो हमने बस ये क्या काम किया, एक साइड में ही लिख। सही है। बेसिस सेम है और पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीजें हो रही हैं। तो जब मल्टीप्लाई में बेसिस सेम आते हैं तो पावर क्या काम करते हो, आप जोड़ देते हो, ऐड कर देते हो, तो यही कर्म कांड आप कर दीजिए। तो क्या लिखोगे, जरा देखना, ये कोई चीज देखी देखी सी ना लग रही, ये क्या है, ये क्या है, के सी, तो के सी यहाँ पे चिपका दूंगा क्या, के सी, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, आर टी की पावर सी प्लस डी अपॉन आर टी की पावर क्या, ए प्लस डी। हो गया पक्का। अब क्या काम करेंगे, फिर से सॉल्व कर सकते हैं, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सही है, आसान है, कोई डाउट किसी को। अब जरा सुनना, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं ये क्या है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और ये क्या है, मोल्स ऑफ रिएक्ट, हाँ है ना, पक्का। तो इसको ऐसे साइड में लिखेंगे आप, ठीक है, यानी कि C प्लस डी इज इक्वल टू एन पी और A प्लस बी
इज इक्वल टू क्या, एन आर, एन आर टेलर। ठीक है, जरा देखो, शुरू करें। तो आपका आंसर आया क्या, के सी आर टी एन पी माइनस एन आर। सही है, एन पी माइनस एन आर। क्या मुझे एक बात बता सकते हो, यहाँ पे जो मोल्स लिए जा रहे हैं, क्या ये गैस के हैं सिर्फ? सोचो, क्या ये जो मोल्स हमने लिखे हैं, क्या ये सिर्फ गैस के हैं? हाँ भाई, क्यों? क्योंकि ये जो हम प्रेशर लिख रहे हैं, ये किसके लिए लिख रहे हैं, गैस के लिए। अगर यहाँ पे सारी चीज लिक्विड में हो रही है, तो यहाँ पे केपी की वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो जब केपी की वैल्यू नहीं आएगी, तो काहे का रिलेशन और काहे के मोल्स मानने, समझ में आया? तो इसी चीज को हम बोलते हैं डेल्टा एन जी, के सी आर टी डेल्टा एन जी। अब यहां से याद रहेगा, यानी कि गैसियस मोल्स का डिफरेंस है ये। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। जी को छापना है वो छापो, अन्यथा हम आगे बढ़ी हैं। ठीक, लिखा हुआ है जी सर। एन आर का मतलब है टोटल मोल्स, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना, हो गया। चलो, अब इसके अंदर कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि आप क्या बताओगे, आर का मतलब क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट। टी क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है। डिफरेंस बिटवीन द मोल्स, मोल्स का डिफरेंस। ठीक है ना, सही है ना, हो गया। बस इतनी सी बात, नो बकवास। आओ जरा चीजों को समझते हैं, मिटा रहा हूं। पहले स्क्रीनशॉट लेने वाले बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिखने वाले बाबू लिख लीजिए। आओ जरा अब आगे की बात चले, देखो जरा हमने क्या काम किया, एक रिएक्शन लिखी, N2 प्लस H2, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। हमने रिवर्सिबल रिएक्शन लिख ली। क्या लिखा है यहाँ पे, NH3, N2 प्लस H2 गिव्स क्या, NH3। इस रिएक्शन के लिए आपको Kc Kp में रिलेशन निकालना कर सकते हैं। फटाफट से आप क्या काम करेंगे, Kc Kp में रिलेशन निकालना स्टार्ट करेंगे। या तो ये पूरा प्रोसीजर अपनाएंगे, या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला। ठीक है ना, या तो पूरा प्रोसीजर, या फिर क्या, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। जो आपके मन में आ रहा हो वो। ठीक, मेरी तो राय ये है कि आप क्या काम करें, क्या काम करें, ये जो आप कर रहे हो, ये क्या बोलते हैं, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला चिपकाए और आंसर पाए, और खुशी खुशी घर जाए। है? तो जो लोग घर है वो सो जाए। चलो, इतना हो गया, शुरू कर रहे हो? तो जरा देखो, आपके पास में जो फार्मूला है वो क्या है, के पी इज इक्वल टू क्या, के सी आर टी की पावर एन पी माइनस एन आर। क्या ऊपर वाली जो रिएक्शन है, क्या वो रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। तो जब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो क्या मैं ये फॉर्मूला चिपका सकता हूं? नहीं। तो सबसे पहले क्या काम करना है मेरे को, बैलेंस। तो बैलेंस करनी तो तुम्हें आती है। ये कितने हैं, दो। नाइट्रोजन कितने हैं, दो। इधर कितने हैं, एक। तो इनमें दो लगाओ, बैलेंस का। तुमने जैसे दो लगाओ का मतलब मल्टीप्लाई करो, दो लगाओ, मारपीट कर दी यहाँ पे। नाइट्रोजन एक क्या चले गया, तू मार लगा रहे हैं, दो लगा रहे हैं। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, दो। क्या क्या दो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, टू। और इधर कितने हैं, थ्री। आइला राजू, तीन का है, छह है। तो इधर बराबर करने के लिए इसमें कितने लगाओ, तीन लगाओ। मारपीट नहीं करनी है, प्यार से तीन। ठीक है ना, आपके रिएक्शन बैलेंस फॉर्मूले में टोटल मोल्स ऑफ गैस किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, माइनस टोटल गैस मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट के अंदर। तो प्रोडक्ट के अंदर जो टोटल मोल्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, दो। तो R इंटू टी, यहाँ पे क्या काम करोगे, दो माइनस तीन प्लस एक, चार। तो यहाँ पे लिखोगे तीन प्लस एक, चार। तो आपका आंसर आया के पी इज इक्वल टू के सी आर टी
की पावर कितना माइनस, ये आंसर है। सही है। एक रिएक्शन और मैं आपके लिए दे रहा हूं कि आप इस रिएक्शन के लिए CaCO3 gives CaO प्लस CO2। ये बाबू हमारे सॉलिड है, ये बाबू भी हमारे सॉलिड बने, ये हमारे गैस बने, और ये रही आपकी इक्वेशन। फटाफट से बहुत जल्दी से इस रिएक्शन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। काम एक ही है, क्या कि आपको सॉल्व करना है और इन दोनों के बीच की रिश्तेदारी निकालनी है। हर रिएक्शन के लिए आंसर आपका अलग अलग आएगा, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये जनरलाइज फॉर्मूला है। हर रिएक्शन में आप इसको अप्लाई करोगे, हर बार पावर कैलकुलेट करोगे, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, नहीं है? चले आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या आप मुझे बता सकते हैं आंसर कितना आया? के पी इज इक्वल टू के सी आरती की पावर कितनी, एन पी माइनस एन आर। एन पी कितना है? 1। एन आर कितना है ही नहीं, गैस कहाँ है क्या? तो फिर आंसर कितना आएगा भाई? तो 1 आएगा। रिएक्शन सबसे पहले बैलेंस करनी है। कैल्शियम इधर एक, इधर एक, कार्बन इधर एक, इधर एक, 3 बैलेंस है। तो यानी कि एन पी माइनस एन आर, एन पी कितना है आपका 1, एन आर कितना है 0। तो आपका आंसर आया समझ? पक्का कर सकते हैं और रिएक्शंस के लिए बहुत आराम से। अमूल माचो हो गए तो बड़े आराम से। चलो भाई, ठीक, चले आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। तो सारा कुछ छापते हुए, है ना, चौकीदार जी, जागते रहो छापते रहो। चले आगे बढ़े। देखो जरा, इतना हो जाने के बाद में आपके पास में केसी केपी आ गया। जब कभी भी आप केसी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1। क्यों? क्योंकि हम कभी भी कंसंट्रेशन निकालते हैं वो निकालते हैं सॉल्यूशन की, और प्योर सॉलिड अगर यहाँ पे लिया जा रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 1 ही तो होगी, क्योंकि इसमें तो हम कुछ ने मिलाया ही नहीं। समझ में आया? तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगर हम एलॉय ले रहे हैं, एलॉय इज अ मिक्सचर, मिक्सचर ले रहे हैं ना, तो मिक्सचर की हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने बोला है CaCO3 प्योर है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में हमने लिया है, तो ये कोई मिक्सचर नहीं है, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 होगी। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई सॉल्यूशन बनाया नहीं। जब यार कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनाया है तो यही इसका वॉल्यूम होगा, यही इसके मोल्स होंगे, सारी चीजें, कोई इसमें वो नहीं है। यानी कि इसकी कंसंट्रेशन हमें कितनी लेके चलनी है? 1 लेके चलनी है। सही है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ही नहीं है भाई इसके अंदर, यही है अकेला, इस वजह से इसकी कंसंट्रेशन कितनी लेके चलेंगे हम? 1 लेके चलेंगे। सबका मालिक एक। ठीक, आ जाओ आगे, है ना? याद है ना सब साईं बाबा वाले उसमें बोलता है, तो इससे याद रहेगा आपको। ठीक, और कोई मोटिव नहीं है। चले आगे बढ़े। अब जरा देखो, इतना करने के बाद हमने केसी निकाल लिया, केपी निकाल लिया, सब चीजें हो गई। भाई केसी और केपी निकाल के मैं करूं क्या? दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना, क्यों आखिरकार ये अत्याचार हो रहा है कि हमें केसी निकालने हैं, हम केपी निकालने हैं? क्या मतलब है इन बातों का? इन बातों का अत्याचार से मतलब नहीं है। इन बातों का मतलब है, एक तो हमने क्या काम किया, इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस दे दिए, यानी कि हम मैथमेटिकली समझ सकते हैं इक्विलिब्रियम। थ्योरेटिकल तो हवा हवा में तो कुछ भी कह दो, सही ना? हवा में तो हम भी कह देंगे हाँ, हम भी लेके आएंगे केमिस्ट्री में 100 में 100। ठीक है, थ्योरी के पेपर में हम कितने लेके आएंगे? 100 में से 100। में पेपर ही कितने का हो, 70 का कैसे लिया आएगा भाई? है ना? तो थ्योरी वाली बात है। लेकिन आप बोलो कि अगर ओवरऑल आंसर तुम्हारा क्या है, 100 में 100 आएंगे, मुझे हंसी आती है, समझदार है बाकी। ठीक है, तुम्हें भी आ रही है, अपने ऊपर तो आ रही हो, केमिस्ट्री में 100 में 100 सर, रहने दो। अच्छा मजाक, जोक ऑफ द डे। ठीक, आपका क्या हुआ? इतना हो गया, समझ आया? अच्छा, आ भी सकते हैं, मेहनत कीजिएगा। अब जरा देखो, तो हमें क्या काम करना है, केस के निकाल के या केसी या केपी निकाल के क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? तो यानी कि इसकी एप्लीकेशन समझनी है। समझ आया? क्या काम करना है, इसकी एप्लीकेशन समझनी है।
पहली और बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप सभी क्या, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और पहली एप्लीकेशन आपके पास में क्या आने वाली है, टू प्रिडिक्ट द क्या, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या काम करने जा रहे हैं, एक्सटेंट निकालने जा रहे हैं, किस चीज का, रिएक्शन। अब जरा सुनना, ये बहुत इजी पढ़ने वाला है आपको, बहुत आसान है। अगर आपको यहाँ पे एक्सटेंट निकालना है तो इसका मतलब ये चीज डिपेंड करेगी किसकी वैल्यू पर, केसी की वैल्यू पर। अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर -3 के हिसाब किताब से आ रही है तो पहली कंडीशन है। अगर केसी की वैल्यू आपकी 10 की पावर 3 के हिसाब किताब से आ रही है तो इसका मतलब, सही है ना, ये चीज समझनी है। और अगर इन दोनों के बीच में आ रही है तो इसका मतलब क्या है, सही है ना। अब जरा सुनना, अगर केसी की वैल्यू 10 की पावर -3 के आसपास या इससे छोटी बड़ी इस तरीके से, तो रिएक्शन क्या है, बहुत थोड़ी सी आगे बढ़ी है, यानी कि प्रोडक्ट इज वेरी लेस, ये तो मतलब है। और इसका मतलब अगर प्रोडक्ट लेस है, अब दिमाग में आ रहा सर तुमने तो ये रटी रटाई चीज बता दी, प्रोडक्ट लेस कहते हैं भाई, जरा सुन, के सी की वैल्यू होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का रेशियो। हाँ है ना, इस तरीके से तो होता है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ऐसे करके हम, सही है। अगर मान लो केसी की वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। गलत तो नहीं कह रहा, सोच लो एक बारी कि ये कब पॉसिबल है कि भाई जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और अगर और कम हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो न्यूमरेटर है वो आपका बहुत बहुत छोटा है, और बहुत बहुत छोटा न्यूमरेटर का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा या कम, कम। आया समझ में, पक्का, तो रटा तो नहीं है ना, दिमाग लगाया है, कहां से, फॉर्मूले से। आया समझ, यहां तक कोई डाउट है, पक्का। चलो अब जरा देखो, आगे चले, जरा देखें, पक्का, देखो जरा। तो अगर ये वैल्यू बढ़ जाए तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो लिख लो भाई यहाँ पे, प्रोडक्ट इज मोर, किससे मोर, रिएक्टेंट से, सही है ना। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और यहाँ पे क्या है, बहुत कम, यानी कि रिएक्शन बहुत थोड़ी सी आगे बढ़ी है, यानी कि रिएक्शन क्या हुई है, बहुत थोड़ी सी जब आगे बढ़ती है तो क्या बोलोगे, रिएक्शन रेयरली पॉसिबल। और यहाँ का क्या मतलब है, अगर ये चीज हो रही है कि रिएक्शन क्या है, नियर टू कंप्लीशन, कंप्लीट होने वाली है भाई, प्रोडक्ट जरा सा बच रहा है, थोड़ा सा आप कंडीशन को चेंज करो हम तो रिएक्शन पूरी कर देंगे। मतलब क्या है इसका, यानी कि यहाँ क्या मतलब क्या है, नियर टू कंप्लीट, और यहाँ का मतलब क्या, हार्डली प्रोसीड, PROC, सही है, समझ आया, इतनी चीज क्लियर हुई, ये मतलब है। अब जरा सुनना, तो पहली चीज तो हमें यह पता चल गई कि भाई साहब रिएक्शन कितनी हुई है कितनी नहीं हुई, इस बारे में जानकारी हमें कहां से मिल सकती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखते ही बता देंगे। हाँ है ना, पक्का। अब आ जाओ आगे की बात, नो बकवास। दूसरी एप्लीकेशन, सर डाउनलोड कर लूं, नाम बता दो आप एप्लीकेशन का, हमारे बस की ना ये समझनी है। तुम यहाँ एप्लीकेशन समझा रहे हो और यहाँ ऐड आ जा में डाउनलोड दिस एप्लीकेशन, पैसा कमाओ, कुछ नहीं रखा, ठीक है भाई, पढ़ लो। दूसरी एप्लीकेशन क्या है सर, थोड़ा सा अगर हम यहाँ दिमाग लगाएं तो इसका मतलब मैं दूसरा तो क्या काम कर सकता हूँ, अगर मेरे पास में क्या चीज है, केसी की वैल्यू या केपी की वैल्यू है, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन तो मैं जान के ही लूंगा, मुझे पता है ना इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी कितनी किसकी होगी वो चीज मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, हाँ है ना। तो वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ
ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ये दूसरी होगी। सही है। तीसरी, अब दिमाग लगाओ, छोटी सी बात। सर हमारे अंदर तो बहुत खुजली थी, हमने क्या काम किया, इक्विलिब्रियम आया नहीं था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया है। इक्विलिब्रियम आया नहीं था, कंसंट्रेशन नापी, निकाली, और क्या काम किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कुछ तो गड़बड़ है ना, बहुत बड़ी गड़बड़ है भाई। थोड़ी देर बाद हमने जब ऑब्जर्व किया, हमने तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के रखा हुआ था, कंसंट्रेशन वंसंट्रेशन सब चीज। एक एग्जामिनर आया, बोले भाई साहब बताओ, बोले भाई इस रिएक्शन का तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही आ ही नहीं रहा, तुम्हारी कंसंट्रेशन भी गड़बड़ हो गई। आपने चेक किया, जो रिएक्शन है वो शिफ्ट हुई है, या तो फॉरवर्ड गई है या बैकवर्ड गई। फॉरवर्ड का मतलब रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, बैकवर्ड का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा किस में आ रहा है, रिएक्टेंट की तरफ। तो यानी कि किसी भी टाइम पे मैं बता सकता हूं कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। सही है ना, क्या काम कर सकते हैं हम, ये निकाल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा। तो क्या लिखोगे, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट। अबे वो में समझना, शिफ्ट घड़ी बुला रही है ना, शिफ्ट है, शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये क्या चीज है, अगर मैं किसी भी टाइम पर इक्विलिब्रियम की वैल्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर देता हूं, तो वो आपने चीज कुछ ना कुछ तो निकाली, लेकिन उस चीज को इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलोगे भाई, उसको बोलोगे रिएक्शन क्वेश्चन। क्या बोलोगे, रिएक्शन क्वेश्चन। तो आपके पास में ये जो निकल के आया, जो आप बोल रहे थे कि सर हमने तो क्या काम किया, यही फॉर्मूला लगाया था, लगाने के बाद में हमारा जो आंसर आया था वो कुछ भी आया, तो हमने क्या कह दिया कि सर आपने तो फॉर्मूला बढ़िया लगाया, लेकिन जो आपने चीज निकाली वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं थी, वो क्या चीज थी, क्यू। क्या था वो, यानी कि इस क्यू को क्या नाम बोलेंगे, क्या, बोल दो, रिएक्शन क्वेश्चन। सही है, यहां तक समझ आया, यहां तक कोई डाउट है, भेजो बोलो, हाँ या ना तो बोल दिया करो, मुस्कुराते रहते हो बस। ठीक है सर मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन कभी क्यू आए कभी के आए, समझ ही नहीं आता। ठीक है, अब जरा सुनना, तीन कंडीशन यहाँ पे बन सकती हैं, क्या, कि क्यू की वैल्यू या तो बड़ी हो जाए के सी से, दूसरी कंडीशन क्या होगी, क्यू की वैल्यू छोटी हो जाए, तीसरी कंडीशन क्यू की वैल्यू बराबर हो जाए। सही है ना, पक्का। अगर सांभा गब्बर के बराबर, तो डाकू तो दोनों ही होंगे। तो यानी कि अगर क्यू सी के सी के बराबर, तो यानी कि वारदात कहाँ की है, इक्विलिब्रियम। अब ये दोनों कंडीशन समझो जरा, अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी है, सुनना जरा, हमारे पास में फॉर्मूला यही है, क्यूसी की वैल्यू बड़ी यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा, यानी क्या चीज है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ज्यादा, तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, पीछे की तरफ। वापस से इक्विलिब्रियम पे आना है ना, तो एक रिएक्शन कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ। तो क्यूसी की वैल्यू ज्यादा, तो कौन सा होगा, बैकवर्ड शिफ्ट। अगर यहाँ पे के सी की वैल्यू ज्यादा, तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट। आ गया समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो तीन एप्लीकेशन है भाई, बहुत काम की चीज है, और तीनों एप्लीकेशन बेहतरीन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, और इन न्यूमेरिकल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ टफ नहीं है। बस आप जो कंफ्यूज हो गए यहाँ पे पावर को लेके हो जाओगे, ठीक है ना, पावर को लेके आप थोड़े से यहाँ पे क्या हो गए, नर्वस आ जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है,
बाकी कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, टेंशन की बात नहीं। सही। अब आ जाओ आगे की तरफ। सर तुमने एक चीज बता दी हमें, इक्विलिब्रियम आगे जा रहा है, इक्विलिब्रियम पीछे जा रहा है। हाँ है ना? गलत तो नहीं कह रहा, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब मैं इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन को बदल सकता हूँ, यानी कि मैं किसी चीज में बदलाव करूं और बदलाव करने के बाद क्या हो, ये इक्विलिब्रियम कभी आगे कभी पीछे, है ना? वो वाली स्टेप है ना, चलो इसकी लड़ाई आगे पीछे, तो वो वाली हो जाएगी। हाँ है ना? यूं कह रहे सर पूरा करके दिखाओ, नहीं करके। ठीक है। साप हो, स्क्रीन शॉट वाली स्क्रीन शॉट ले लो। सांप लिया, बिटोरा हूँ। बिटोरा मत समझना, बिटोरा हूँ मैं भाई, मास्टर से बिटोरा बन गए बुझ तुम। चले आगे की बात। हाँ 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 हाँ। चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है, हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि भाई साहब डायरेक्शन किधर होने वाली है इक्विलिब्रियम की। सही है ना? तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे उठाने जा रहे हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर कुछ चेंजेस करे जाए तो इक्विलिब्रियम किधर की तरफ शिफ्ट होगा, इस चीज को जानने के लिए हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? क्या, अगर शायद तुम भी उस टाइम पे होते और इक्विलिब्रियम की स्टडी कर रहे होते तो शायद तुम भी ये बहुत आसानी से जान लेते। इक्विलिब्रियम उधर की तरफ शिफ्ट होगा जिधर कोई भी चेंज जो आपने किया है उसको कम कर दिया जाएगा। ये टैगलाइन याद रखना। यानी कि अगर आपने कोई चीज बढ़ाई है तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर वो चीज घट जाए। सही है ना? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर टेम्परेचर घट जाए। अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा जिधर वो कंसंट्रेशन घट जाए। ऐसा लगा डांस कर डिंग 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 डिंग, है ना? पूरी फील लो। ठीक है? तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, उधर की तरफ शिफ्ट होगा जिधर आपने जो चेंज किया है वो चेंज क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। और इस चीज को समझाया किसने, ली चैटलियर ने। तो चार फैक्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। पहला कौन सा फैक्टर आने वाला है, कंसंट्रेशन। दूसरा फैक्टर आने वाला है आपके पास में प्रेशर। तीसरा आने वाला है यहाँ पे टेम्परेचर। और चौथा आने वाला है कैटलिस्ट। तो यानी कि हम तीन चार फैक्टर यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं और ये तीनों चारों फैक्टर हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल भी आपका आता है और थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा। अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देकर साथ में प्रैक्टिस करके चलोगे तो आराम से चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी, कोई ज्यादा टफ नहीं पड़ने वाला है। आज के सेशन के लिए इतना पर्याप्त है, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होने जा रहा है वो हमारा क्या होने जा रहा है, ली चैटलियर या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, इक्विलिब्रियम। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डाउट्स के लिए पहले ही आपको बता देता हूँ, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ग्रुप में तुरंत ज्वाइन कर लिया जाएगा। वहां पे जैसे ही आप डाउट पूछोगे आपको जवाब मिलेगा। ठीक है? बाकी बने रहिएगा, हेल्दी रहिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद। सावधान रहें, सतर्क रहें और केमिस्ट्री पढ़ते रहें।